हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिकल काइनेटिक्स में इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। मींस रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से कैसे वेरी करती है, कैसे नहीं करती है, उसके बारे में कल हम लोगों ने स्टडी किया था। और लास्ट पॉइंट जो मैंने कल बताया था वो बताया था log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा T बाई 10 log म्यू। कल हम लोगों ने ये बात बताई थी। केमिकल काइनेटिक्स टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन में कल मैंने लास्ट में जो फार्मूला बताया था वो था हमारा लॉग रेट T2 रेट T1 डेल्टा T बाई 10 लॉग बेस 10 म्यू। ये आपको एक रिलेशन बताया गया था। इसमें T1 लोअर टेम्परेचर है, T2 हायर टेम्परेचर है। T1 T2 का जो डिफरेंस है डेल्टा T है। म्यू क्या था? टेम्परेचर कॉफिशिएंट था। क्या था? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो अब इसके बाद हम लोग कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको ग्राफिकल मेथड से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। टेम्परेचर और रेट में क्या रिलेशन है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्लियर? दैट इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रेट और टेम्परेचर वर्सेस हमें कुछ ग्राफ प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो हम इस हेडिंग को मिटा रहे हैं स्पेस के लिए और यहाँ पे हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं, वो आपको ध्यान से देखो। रेट एंड टेम्परेचर on y-axis rate and on x-axis temperature we have taken, and this is the graph. This graph is followed by many conventional reaction. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं for all conventional reactions, ठीक है। मतलब जो आसानी से हो जाती है उसके लिए ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन की कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट, रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यूअस बढ़ती चली जा रही है। दूसरा ग्राफ है रेट टेम्परेचर, जो ये है फॉर एक्सप्लोजन रिएक्शन, फॉर एक्सप्लोजन रिएक्शन मतलब कहीं पे भी विस्फोट होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले तो रेट स्लोली बढ़ती है और जब एक्सप्लोजन हो जाता है तो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो ये ग्राफ हमारा इंडिकेट कर रहा है फॉर एक्सप्लोजन रिएक्शन। पहले रेट स्लोली इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने से, उसके बाद बहुत रैपिडली इंक्रीज हो जाती है, ठीक। तीसरा हमारा है फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। तो वो ग्राफ बच्चों में इनको मिटा के बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। बच्चों बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में होती हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बाय रूल तो बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? कम होती जाती है। तो उसका जो ग्राफ हमारा होता है वो, और ये जो मैक्सिमम है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट क्या होती है? मैक्सिमम होती है। 37 से कम पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है और बढ़ते 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम हो जाती है। आफ्टर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। क्लियर? तो ये तीन ग्राफ हो गए। नंबर फोर्थ बच्चों जो ग्राफ है वो है ये जो ग्राफ है ये है फॉर कंबस्शन ऑफ कार्बन।
फॉर कंबशन ऑफ कार्बन, और कार्बन का कंबशन C कन्वर्ट्स इनटू CO देन CO2। तो ये स्पेशली ग्राफ इसके लिए कार्बन के लिए है, ठीक है, ये ग्राफ आपको याद रखना है। इसके बाद नंबर ग्राफ 5, रेट और टेम्परेचर, रेट और टेम्परेचर। बच्चों ये जो ग्राफ है ये है फॉर कंबशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO, फॉर कंबशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ओनली, 2NO प्लस O2 2NO। ये सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड के कंबशन के लिए। उसके केस में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये तो हो गए बच्चों कुछ स्पेशल ग्राफ इन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, firstly the relation between rate of reaction and temperature was given by a scientist Mr. Arrhenius, known as Arrhenius equation। उसको हम क्या बोलते हैं, Arrhenius equation। तो Arrhenius equation देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन mathematical relation between rate constant and temperature was given by Arrhenius, known as Arrhenius equation। उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। अब आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, तो वो डायरेक्ट इक्वेशन है, बस इक्वेशन के हर हमें सिंबल की मीनिंग पता होनी चाहिए और उसका हमें एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तो एप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो इक्वेशन है k = a × e टू द पावर माइनस EA/RT। k = a × e टू द पावर माइनस EA/RT। व्हाट इज k? k इज द रेट कांस्टेंट, के रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए आर्हेनियस फैक्टर या दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इट्स अनदर नेम इज प्री एक्सपोनेंशियल टर्म, प्री एक्सपोनेंशियल टर्म। EA एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल, R 8.314 जूल पर मोल केल्विन, T टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। बच्चों ये सारी चीजें हैं, इक्वेशन है हमारी k = a × e टू द पावर माइनस EA/RT। k इज द रेट कांस्टेंट, जो वेरिफिकेशन टेम्परेचर वर्सेस रेट कांस्टेंट में होता है वही वेरिफिकेशन टेम्परेचर वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन में भी स्टूडेंट्स होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेम्परेचर बढ़ाने से जिस रेशियो में रेट कांस्टेंट k में इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है, या टेम्परेचर कम करने से डिक्रीमेंट होता है, वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन में सारी चीजें चेंज होती रहती जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ये सिंबल एक बार, ए आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल टर्म, EA एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल, R जूल पर मोल केल्विन दैट इज गैस कांस्टेंट, एंड T टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इसको हम लॉग के फॉर्म में न्यूमेरिकल में हम कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं,
ठीक है। एक तो ये हमारी आर्हेनियस इक्वेशन कहलाती है, इसका लॉग फॉर्म भी आर्हेनियस इक्वेशन कहलाती है। इसको जिस भी तरह से हम इसको चेंज करते हैं वो सारी रिएक्शन क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन होती है। क्लियर। तो इसका लॉग फॉर्म हम देख लेते हैं। K is equals to A into E to the power minus EA by RT। इस इक्वेशन में हम दोनों साइड ln लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड, टेकिंग ln बोथ साइड। यह हम लोग नेचुरल लॉग बोल सकते हैं इसको। दोनों साइड हम लोग क्या ले रहे हैं, नेचुरल लॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल लॉग जब इसका हम लेते हैं तो ये इक्वेशन बच्चों कन्वर्ट हो जाती है K is equals to A minus EA by RT। या हम ऐसा नहीं लिखेंगे इसको बच्चों, ln लेते हैं दोनों साइड, तो ln K is equals to ln A minus EA by RT। ये भी आर्हेनियस इक्वेशन है, लेकिन किस फॉर्म में, ln के फॉर्म में है। ln K is equals to ln A minus EA by RT। Arrhenius equation, it is also Arrhenius equation, ठीक है। अब बच्चों मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A है, इसका कन्वर्जन प्रोडक्ट B में हो रहा है। फॉर ए रिएक्शन A कन्वर्ट्स इनटू B। इसके लिए अगर हम ये आर्हेनियस इक्वेशन लिखना चाहें तो ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन R T1 एट टेम्परेचर T1। अब हमने रिएक्शन का टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर दिया, तो कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। ln K2 is equals to ln A minus EA by R T2 at temperature T2 where T2 greater than T1। और T2 को भी क्या है, T1 से ग्रेटर है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकेंड हो गई। अब हम सेकेंड से फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 2 minus 1, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ऊपर की रिएक्शन यहाँ पे मिटा रहे हैं। ये होगा हमारा ln K2 माइनस ln K1, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, ये हमारा होगा ln A माइनस EA बाई R T2 माइनस ln A, और ये हो जाएगा प्लस EA अपॉन R T1, ठीक है। ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, बच्चों ये प्लस और ये माइनस है, कैंसिल हो गया। EA अपॉन R T1 माइनस EA अपॉन R T2, ये हो जाएगा हमारा EA बाई R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। अब इसके बाद ln K2 अपॉन K1 EA बाई R 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2, ln के फॉर्म में तो बच्चों ये इक्वेशन हो गई। लेकिन हम सबको पता है कि ln के फॉर्म में हम लोग न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते, हम लोग न्यूमेरिकल आसानी होती है log बेस 10 के फॉर्म में। किस फॉर्म में, log बेस 10 के फॉर्म में। तो इसको जब हम log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log बेस 10 होता है, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इस
इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पे log बेस 10 K2/K1 2.303 R ln K2/ln K1 के बेस पे क्या लिखेंगे 2.303 log बेस 10 K2/K1। तो 2.303 यहाँ पे होगा, लेकिन जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमने यहाँ से इसको पहुँचा दिया, यहाँ पे डिवाइड में कर दिया। तो log बेस 10 K2/K1 EA/2.303 R in bracket 1/T1 minus 1/T2, या आप इसको T2 minus T1/T1 T2 भी कह सकते हो। ये भी हमारी आर्मीनियस इक्वेशन है, आर्मीनियस इक्वेशन। अब इसमें देखो कुछ बच्चों हम आपको और आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखोगे। ये जो डिफरेंस है 1/T1 माइनस 1/T2, इसकी वैल्यू मोर देन 0 होगी। क्यों? 1/T1 माइनस 1/T2 ग्रेटर देन 0 सिंस T2 ग्रेटर देन T1। T2 बड़ा है, T2 बड़ा है, T1 छोटा है। ये छोटा है इसलिए ये वैल्यू बड़ी है, ये बड़ा है इसलिए ये वैल्यू छोटी है। तो इसका जो डिफरेंस है पॉजिटिव आएगा, 0 से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव होगा। एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों की ऑलवेज 0 होती है, क्योंकि ये क्या होती है, ये एनर्जी डिमांड होती है। EA सिंस EA इज ऑलवेज एनर्जी डिमांड। क्या है एनर्जी डिमांड? EA ग्रेटर देन 0 है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब log K2/K1 की वैल्यू भी मोर देन 0 आएगी। क्या आएगी? मोर देन 0 आएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे log K2/K1 ग्रेटर देन 0 और log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1 ग्रेटर देन 0 और log K2 ग्रेटर देन log K1 और K2 ग्रेटर देन K1। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट के बढ़ता है। T1 टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के स्मॉल होगा और T2 टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के क्या होगा? ग्रेटर होगा। इससे प्रूफ क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रेट कांस्टेंट के बोथ आर इंक्रीजेस। क्लियर? as temperature increases, the rate of reaction as well as rate constant also increases। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक फैक्टर और आता है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं और कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, कैटलिस्ट क्या चेंज करता है, क्या नहीं करता है, तो वो भी हम एक ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो फर्स्टली आई वांट टू टेल यू अबाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच alter the rate of reaction by providing new path without undergoing any chemical change। ठीक, बिना किसी अपने आप में केमिकल चेंज, विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज बाई इटसेल्फ, बिना अपने आप में किसी केमिकल चेंज के किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। क्लियर? ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। तो इसकी हम डेफिनेशन एक बार लिखना चाहेंगे, ठीक है। ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट कैन अल्टर, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट कैन alter the rate of reaction, that can alter the rate of reaction
without itself undergoing any permanent chemical change. तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अल्टर करता है, और अपने आप में केमिकल चेंज परमानेंट नहीं होता है। अगर इंटरमीडिएट बनता भी है तो बाद में वो क्या हो जाता है, फिर से रिलीज हो जाता है, कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है और अपने आप में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। फिजिकल चेंज हो सकता है, तो फिजिकल चेंज की बात हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में यूज होते हैं, ग्रेन्यूल फॉर्म में हमें मिलते हैं, या उसका कलर चेंज हो जाता है। तो सिर्फ केमिकल चेंज यहाँ पे परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं कैटलिस्ट के। और कैटलिस्ट बच्चों दो तरह के होते हैं, आपको पता है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी कैटलिस्ट टॉपिक पढ़ाया गया है। कैटलिस्ट एक पॉजिटिव होते हैं जो कि केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और एक नेगेटिव है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो दोनों कैटलिस्ट के बारे में ग्राफ देख लेते हैं। ये बच्चों हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर हमने बना दिया है एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी this is the potential energy of reactant and this is the potential energy of product. Clear? This is the potential energy of reactant and this is the potential energy of product. ठीक है, difference between energy of reactant and product is known as delta HR. यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, दैट इज अनकैटलिस्ट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अनकैटलिस्ट। ठीक है, और इसी में अगर हमने कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला दिया, then positive catalyst decreases the activation energy by providing new path, तो अब ये हो गई ठीक। तो ये बच्चों ग्राफ है अनकैटलिस्ट, और ये जो बनाया गया है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो अब बच्चों ये एनर्जी होगी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। Activation energy of forward reaction in presence of catalyst, activation energy of forward reaction in absence of catalyst, that is uncatalyst। तो ये जो है इतना डिक्रीज हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीमेंट इन एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीमेंट इन एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो ग्राफ आपके सामने बनाया है ये है इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, presence of positive catalyst। बच्चों
ठीक है बच्चों, तो ऐसा ग्राफ मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। जहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, आप एंडोथर्मिक के लिए भी बना सकते हो। बिल्कुल बस आपको करना क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देना है और नेगेटिव कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो एक ग्राफ हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट के टर्म में भी देख लेते हैं, ठीक है। एनर्जी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। This is the potential energy of reactant, potential energy of product, change in energy of reaction, activated complex, ये जो ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। अब निगेटिव कैटलिस्ट काम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट इसमें मिला देते हैं तो बच्चों कैटलिस्ट करेगा क्या, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई रिएक्टेंट की, ठीक है। ये विद कैटलिस्ट, तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, कम थी, बाद में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी में इंक्रीमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ई। एक्टिवेशन एनर्जी में इंक्रीमेंट इतना हो गया तो नेगेटिव कैटलिस्ट काम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया कैटलिस्ट का फंक्शन, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं, दोनों कैटलिस्ट, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसी के साथ साथ केमिकल काइनेटिक्स पार्ट बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब इसी का एक सेकंड पार्ट और बचता है, दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। याद करो बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बताया था ऑल द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो भी एक्चुअली काइनेटिक्स से ही रिलेटेड है। तो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्लियर? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। बच्चों न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपने कुछ एलिमेंट सुने होंगे जिनके नाम होते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट, या उनको रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, एक्चुअली कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनसे सर्टेन रेडिएशन एमिट होते रहते हैं, स्पॉन्टेनियस, कंटिन्यूअस, एवरी टाइम। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक। और ये सारी चीज़ें रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव फिनोमेना, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो
तो सबसे पहली बात तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन of highly penetrating radiations, highly penetrating radiations by heavier elements is called natural radioactivity. इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। एंड द एलिमेंट्स शोइंग दिस प्रॉपर्टी are called radioactive elements। ठीक है, VIER। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया, द फिनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस by heavier elements is called natural radioactivity and the elements showing this property are called radioactive elements। ठीक है, तो ये बच्चों इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक्चुअली जो रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले जो बताया गया था वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, मिस्टर हेनरी बैक्यूरेल। उन्होंने सबसे पहले फर्स्टली फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। जब उन्होंने फिनोमेना के बारे में बताया कि रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना होती है, उस फिनोमेना में कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जो इनविजिबल रेज एमिट करते रहते हैं। तो फिर एक पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी नाम का एक पेयर था, हस्बैंड और वाइफ। उस पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने कुछ नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट भी सर्च किए, खोजे, पता लगाए। तो ठीक है, इन बातों को हम लोग बच्चों पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं। ठीक है, द फिनोमेनन ऑफ रेडियोएक्टिविटी वाज फर्स्ट the phenomenon of radioactivity was first discovered by French scientist Mr. Henry Becquerel in 1896। तो 1896 में सबसे पहले हेनरी बैक्यूरेल ने फिनोमेना पता लगाया था। फिर रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं, नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नेचुरल radioactive elements was first discovered by Pierre Curie and Marie Curie। Natural radioactive elements was first discovered by Pierre Curie and Marie Curie। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? पियरे क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों इन्होंने ये भी बताया कि एटॉमिक नंबर 83 जो बिस्मथ का होता है, बिस्मथ तक के जो एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उसमें इस तरह की कोई फिनोमेना नहीं होती है, रेडियोएक्टिविटी फिनोमेना नहीं होती है। लेकिन बिस्मथ के बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, इस फिनोमेना को शो करते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे। आफ्टर 83 बिस्मथ
आफ्टर 83 बिस्मथ का एटॉमिक नंबर क्या होता है 83। क्लियर। एलिमेंट्स टेंड्स टू शो रेडियो एक्टिविटी। वो जो एलिमेंट होते हैं रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, रेडियो एक्टिविटी एंड देयर न्यूक्लियस डिके ठीक है बच्चों। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट याद करने पड़ते हैं। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो हमारी थ्योरी से क्लियर हो जाते हैं। बाकी इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो आगे है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। इन अर्लियर एलिमेंट्स some isotopes also show radioactivity. Some isotopes also show radioactivity, but these are not the standard state isotopes. वो स्टैंडर्ड स्टेट आइसोटोप में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल 1s3, 19K40, 8O18 और एक एग्जाम्पल और है 7N15। ये बच्चों आइसोटोप है और आइसोटोप को स्टैंडर्ड स्टेट में काउंट नहीं करते हैं। ये भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 83 से कम है। क्लियर। अर्लियर एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर 83 के पहले के एलिमेंट। सम आइसोटोप्स आल्सो शो रेडियोएक्टिविटी। 83 के पहले भी कुछ आइसोटोप है जो रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन उनको स्टैंडर्ड स्टेट आइसोटोप नहीं बोलते हैं। क्लियर। ये उसके एग्जाम्पल बच्चों हो चुके हैं। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लेते हैं। न्यूक्लियाई डिके बाय एमिशन of alpha or beta particles in natural radioactivity. बच्चों जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें न्यूक्लियाई डिके होता है। न्यूक्लियाई क्यों डिके होता है? क्योंकि वो अल्फा और बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है, अल्फा और बीटा पार्टिकल को इमिट करता है, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस जो होता है वो डिके होता रहता है। ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं और बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनका क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है, क्या वेलोसिटी होती है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, एनर्जी पावर क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग 1 by 1 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स। इसका सिंबल क्या होता है? अल्फा होता है। ठीक है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो डबल आयोनाइज्ड हीलियम होते हैं। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो 2+ चार्ज आ जाएगा, दैट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। क्लियर। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में लिख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। इसका सिंबल क्या होता है? 2He4 प्लस SN डिनोट कर देते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम के बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। क्लियर। पेनिट्रेटिंग पावर
इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? तो पेनिट्रेटिंग पावर बच्चों हम एल्युमिनियम फॉइल से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं? एल्युमिनियम फॉइल से। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्टॉप्ड बाय एल्युमिनियम फॉइल, दे आर स्टॉप्ड बाय एल्युमिनियम फॉइल of thickness, they are stopped by aluminum foil of thickness 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर की अगर हम एल्युमिनियम फॉइल ले लें तो उससे क्या होते हैं? ये रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर, इनके पास आयोनाइजिंग पावर क्या होती है? कितनी होती है? ठीक, they ionize the gas through which they pass. They ionize the gas through which they pass. Ionize the gas through which they pass. जिस गैस से पास करते हैं वो क्या होती है? आयोनाइज हो जाती है। अल्फा रेज है 100 टाइम्स ग्रेटर आयोनाइजिंग पावर। They have means alpha rays, they have 100 times greater ionizing power than beta rays. इनके पास 100 टाइम मोर आयोनाइजिंग पावर होती है देन बीटा रेज एंड 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन गामा रेज एंड 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन गामा रेज। और गामा रेज से कितना ज्यादा होती है? 10,000 टाइम। इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।